हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक बलगतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। ये है आपका रासायनिक बलगतिकी और इसमें चैप्टर शुरू करेंगे अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको आगे मिला हुआ था अभिक्रिया की कोटि का। ठीक है, तो बहुत बार आपको देखने को मिला था कि अभिक्रिया की कोटि का n की वैल्यू, जो मैंने बार बार n की वैल्यू बता रहा था, तो n की वैल्यू क्या होती है अभिक्रिया की कोटि मैंने कहा था। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि बार बार मैं कह रहा था, यानी कि ये अभिक्रिया की कोटि है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये असल में होती क्या है। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है या फिर इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस तरीके से काम करता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो आओ एक एक करके हम लोग बार बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहली बात कर देते हैं, हेडिंग डाल लेना आप लोग, कॉपी पेन निकाल के डाल लेना कि अभिक्रिया की कोटि। क्या करोगे, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आई। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि कौन से ऑर्डर की वो रिएक्शन है, प्रथम है, जीरो शून्य कोटि है, फिर प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि या फिर कितनी कोटि की है या हाफ कोटि की है, जो भी रहेगी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या होती है अभिक्रिया की कोटि। जब देखो, ये पहली बात तो समझ जाओ, अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो एक प्रायोगिक मान होता है। क्या होता है, यह एक, क्या लिखेंगे, यह एक प्रायोगिक मान होता है। प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, होता है, इसका मतलब प्रायोगिक मान क्या, कहने का मतलब क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके प्रयोगशाला में ही बता सकते हैं कि हम किस तरीके से होगा। ठीक है, तो अभिक्रिया का जब वेग लिखते हो तो क्या कहते हैं, जब अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग में, अभिक्रिया क्या लिखेंगे, प्रायोगिक मान है, तथा अभिक्रिया के वेग में, क्या कहेंगे, अभिक्रिया के वेग में जो अभिकारक की अणुओं या परमाणुओं या आयनों, कोई भी हो सकता है, अभिकारक क्या हो सकता है, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। आयनों का घात का कुल घात, क्या कहेंगे, कुल संख्या, जो उसकी सांद्रता का कुल संख्या बोलेंगे, अभिकारक के अणुओं की या परमाणुओं की या आयनों की सांद्रता का कुल संख्या, सांद्रता की क्या बोलेंगे, सांद्रता की कुल संख्या क्या कहलाती है, कुल संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मैं अलग शब्द से लिख देता हूँ, अलग चीज़ से, क्या है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बात समझ में आई, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोला गया, यह एक प्रायोगिक मान है तथा अभिकारक के वेग में, अभिक्रिया के वेग में जो अभिकारक की अणुओं या परमाणुओं या आयनों की सांद्रता, अणुओं की क्या होगा, परमाणु होगा या अणु होगा या आयनों होगा, उसकी सांद्रता का कुल संख्या बीच में लिख लेना, बीच में संख्या क्या कहलाता है, संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बात समझ में आई, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो कैसे, किस तरीके से आपने क्या कहा था, जैसे मैं दिखाऊं, यदि मैं इसको बोलता हूं भाई ऐसा होगा, ये एक अभिक्रिया है ए, क्या है, ए है, उसके अंदर, ठीक है, चल नहीं रहा है ठीक से, ठीक है, कोई मान के चलो अभिक्रिया ए है, क्या है, आपके पास अभिक्रिया ए था, अभिकारक ए था और बी से अभिक्रिया कर लिया। यदि मैं बोलूँ इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैं मान के चलता हूँ x है, इसका कितना है, y, यानी कि स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने बताया हुआ था कि अणुओं की संख्या बताता है। जैसे a के x अणु हैं, b के y अणु हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बात समझ गए। तो इसको यदि मैं अभिक्रिया कराता हूँ, मैं कहता हूँ C बनता है, क्या बनता है, C, या कोई प्रोडक्ट बनता है P बनता है, क्योंकि प्रोडक्ट से हमें लेना देना नहीं यहाँ पर। ठीक है, हमें देखना है P से, P बनता है, कुछ भी बने हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। तो मैं कहता हूँ ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट y x है, इसका y है, तो मैं अभिक्रिया का समीकरण लिखूँ या R लिखूँ, जिसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग, क्या, अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग। R लिखूँगा तो क्या कहूँगा मैं, K इंटू क्या हो जाएगा,
इसकी सांद्रता A है, मान के चलो इसकी अभिक्रिया के जो अभिकारक A है उसकी सांद्रता कुल जितना भाग ले रहा है वो N1 ले रहा है। क्या ले रहा है? N1 ले रहा है। इसकी पावर N1 आपने लिखा हुआ था, पावर N में आती थी, यानी कि वो अभिकारक की सांद्रता का संख्या थी, कितनी सांद्रता उसके अभिक्रिया में भाग ले रही। मान के चलो A की सांद्रता कितनी ले रही है? N1 सांद्रता भाग ले रही है इसमें, ठीक है। और मैं कहता हूँ B की कितनी ले रही है? B अभिकारक है, उसकी सांद्रता N2 ले रही है। क्या ले रही है? N2 ले रही है। बात समझ में आई? देखो क्या है, ये है अभिकारक या अभिकारक के अणुओं की सांद्रता है, की संख्या, अणुओं की सांद्रता की संख्या है। तो ये मान के चलो A के N1 अणु भाग ले रहे थे कितने? X1 X थे, इसके Y थे, मान के चलो X कुछ भी रहे, लेकिन भाग कितना ले उससे ना मतलब है हमें क्या करना, A के मान के चलो N1 थे, B के N2 थे। बात समझ में आई? तो मैंने लिख लिया भाई, ये होगा आपका समीकरण अभिक्रिया के वेग का। अभिक्रिया का वेग समीकरण निकाल ले तो आप जानते हो ऊपर जो पावर में होती है, घात में होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, जो अभिकारकों की घात में होती है उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो मैं कहूँगा मान के चलो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? कोटि बराबर क्या होगा? N1 प्लस में N2, क्योंकि जानते हो गुणा में होता है तो घात आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो मैं कहूँगा अभिकार के कुल कितने अणु भाग लिए अभिक्रिया यानी प्रोडक्ट P बनाने में। क्या बात करूँगा कि अभिकारक के कुल कितने अणु भाग लिए उत्पाद P बनाने में। तो आप क्या कहोगे? N1 और N2 लिए, यानी कि N1 प्लस में N2। तो मैं अभिक्रिया की कोटि टोटल क्या कह देता हूँ? N1 प्लस N2 बराबर N। क्या बोल देता हूँ? N1 प्लस N2 बराबर N2। बात फिर से समझ लेना, क्या बोला गया है कि अभिकारक अभिक्रिया के वेग में जो अभिकारक की अणुओं, परमाणु या आयनों की सांद्रता की कुल संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बात समझ गए? तो ये था, मान के चलो ये X अणु थे, कितने थे? X अणु थे, ये Y अणु थे B के, दोनों ने मिलके P बनाया। तो मैं कहूँगा अभिक्रिया का वेग लिखूंगा तो मैं कहता हूँ कि अभिक्रिया के वेग में कौन से? A के N1 अणु भाग ले लिए। N1 सांद्रता उसकी भाग 1 मोल 2 मोल 3 मोल हो सकती है, ले सके, तो N1 भाग लिया। और B के मैं कह रहा हूँ N2 भाग लिया। क्या लिया? N2 भाग लिया। तो मैं कहूँगा अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या होती है। क्या होती है? अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या होती है। कुल अणुओं की संख्या कितनी है? N1 है और N2 है, दोनों को जोड़ देंगे, N1 प्लस में N2 बराबर N। यही क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि हो गई। बात समझ में आई? तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि एक बात और परिभाषा मैं निकाल सकता हूँ मैथमेटिकली देख के। क्या इसको देख के? भाई ये तो एक्सपेरिमेंटली बात मैंने कर ली, ये प्रायोगिक बातें मैंने कर ली, अब मैं इसको देख के बता सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? ध्यान से सुनना, मैं क्या कह सकता हूँ, इनको देख के क्या कह सकता हूँ। मैं कहूँगा अभिक्रिया के वेग के समीकरण में, अभिक्रिया के वेग के समीकरण में अभिकारकों के घातों की संख्या, अभिकारकों के घातों की संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसकी घात? अभिकारकों की कुल घातों की संख्या। कुल घात कौन कौन से? N1 है और N2 है। कुल घात का मतलब, कुल का मतलब जोड़ देना, सम करना, सम कर लिया मैंने भाई, N आ गई। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, समझदार हो आप लोग, समझ गए होंगे, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि ये थी आपकी। यदि अभिक्रिया की कोटि निकल गई तो हो सकता है भाई अभिक्रिया की कोटि कुछ बातों पर वो डिपेंड भी करती होगी कि नहीं। जैसे मैंने कह दिया ये N1, अब एक बात समझ लेना, यहीं से क्या है, जो N1 है और N2 है, दोनों जो जोड़ है वो X1 और X, ये जो N1 है किसका है? ये A के अणुओं की संख्या है जो भाग ले रहा है अभिक्रिया में। तो क्या कह सकता हूँ मैं? X1 जो हो सकता है वो बराबर हो सकता है, X के बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। मैं इधर लिख देता हूँ, क्या हो सकता है? X क्या हो सकता है? N1 के बराबर नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आई? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान के चलो मैंने 5 अणु लिया हुआ था, इसमें से 2 ही अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे यहाँ पर? X और N1 बराबर नहीं है। बात समझ में? यदि मैं कहता हूँ 5 अणु थे, अभिक्रिया में 5 अणु भाग ले गए, तो इसका मतलब क्या था? जितना मैंने लिया तो उतना ही भाग लिए, यानी
यानी x की वैल्यू और n1 की वैल्यू क्या आपस में बराबर है। बात समझ गए, सिंपल सी बात है, समझ गए होगे, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि n1 की वैल्यू x के बराबर भी हो सकती है और n1 की वैल्यू x के बराबर नहीं भी हो सकती। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, n2 की वैल्यू क्या होगी, y के बराबर हो भी सकती है और n2 की वैल्यू y के बराबर नहीं भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। जितने भाग लेंगे वो एक्सपेरिमेंट करके हम पता करेंगे कितने भाग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, ये तो हम देख के बता दें कि भाई x1 अभिक्रिया मैंने लिखा, बोल दिया भाई मैंने इसका n1 लिया हुआ है, इसका n2 लिया हुआ है। बात समझ में आई। अब मैं ये n1 और n2 क्या है, n1 और n2 क्या है, ये आपका प्रायोगिक मान है, यानी कि आप देखोगे तभी बताओगे कि कितना है, n1 की वैल्यू कितनी है और n2 की वैल्यू कितनी है। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं कि भाई क्या क्या ऐसी तथ्य हैं या क्या क्या बातें हैं जो अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया की कोटि को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्या क्या बातें भाई, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, जो भी करना हो कर लेना, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बारे में बात करते हैं भाई, चलो ठीक है, आगे बढ़ते। क्या क्या बातें इनके प्रभावित कर सकती हैं, क्या क्या बातें इनको प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। चलो तो एक नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, यदि लिख रहे हो भाई, लिख रहे हो कि नहीं, लिखते रहो, लिखते रहो भाई। क्या है, अभिक्रिया की कोटि को की कुछ महत्वपूर्ण बातें, की कुछ महत्वपूर्ण बातें या तथ्य, जो कहना चाहो आप कह सकते हो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तथ्य लिखना चाहते हो तथ्य लिखो, यानी इंपॉर्टेंस चीज़ें क्या क्या है, इन पे इंपॉर्टेंस चीज़ें क्या हैं, उनकी बात मैं कर सकता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ, मैंने जो अभी दिखाया था वो भी एक इनका इंपॉर्टेंस ही है। तो मैं पहली बात क्या कर सकता हूँ, मैं पहली बात ही बोल सकता हूँ कि अभिक्रिया की जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, वो क्या हो सकता है, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, यानी कि उसकी आणविकता के, किसके बराबर, आणविकता या स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करूं मैं तो क्या कह सकते हैं, वो बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बातें समझ में, पहली बात इन्होंने यही कहा कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, या फिर आपको जो बताया गया था स्टिचियोमेट्रिक गुणांक जो बताया गया था उसके बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आगे बताया गया स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, अणुओं की संख्या होती है, यानी अभिक्रिया में कितने अणु लिए गए हैं पूरे के पूरे। ऐसे मैं कह दूं A था, B था, ठीक है, आपका क्या बना, C बना और D बना, ठीक है। क्या बना, C और D बना। इसके n1 मान के चलो मैंने x लिया हुआ है, इसका y लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये x लिया हुआ है, ये y लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट x है, इसके y है। तो आप जानते हो, अभी मैंने पीछे ही बताया था कि x के बराबर n1 बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो वही बात बोला गया कि भाई ये बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बातें समझ गए। दूसरी बात क्या बोला इन्होंने, दूसरी बात क्या बोला कि यह एक प्रायोगिक मान है। पहली बात जो उन्होंने डेफिनेशन बोला तो वही महत्वपूर्ण बात है। क्या करना है, फिर से उसी को लिख देना है, एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको। क्या करना है भाई, यह एक क्या लिखोगे, प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है, ठीक है। प्रायोगिक मान का मतलब कि ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, आप इसे ज्ञात मैथमेटिकली चीज़ें से ज्ञात नहीं कर सकते, आप इसको एक्सपेरिमेंट करोगे, देन इसके बाद बताओगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, प्रायोगिक मान है, ये बात हो गई। तीसरी बात क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, ये क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर, तीसरी बात है क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर, कह सकते हैं कि इसमें जितने भी पद क्या करते हैं। पहली बात बोला गया कि अभिक्रिया की जो दर होती है कैसे निकाल सकते हो, पहली बात बोला गया था, पहले ही दिन बताया गया था आपको कि अभिक्रिया का जो दर है वो कैसे बता सकते हो, या कौन कौन सी अभिक्रिया की दर किस अभिक्रिया का आप दर बता भी सकते हो कि नहीं। तो आपने पहले बताया था मंद अभिक्रिया का दर बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मंद अभिक्रिया का दर बता सकते हैं, यानी कि मंद अभिक्रिया कोटि का, मंद अभिक्रिया का ही क्या कर सकते हैं हम लोग, कोटि बता सकते हैं। मंद अभिक्रिया की कोटि का ही बता सकते हैं, यानी मंद अभिक्रिया के पद की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। मंद अभिक्रिया के पद की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोटि ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ गए, ज्ञात कर सकते हैं भाई, ज्ञात कर सकते हो।
समझ गए बातें, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। क्या बोला गया, मंद अभिक्रिया के ही आप वेग बता सकते हो, और जानते हो जिसका वेग बताया जा सकता है उसी का कोटि निकाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अभी बताया कि मैंने, यह प्रायोगिक मान है और ये उस अभिक्रिया के वेग के, अब उस अभिक्रिया के वेग में अभिकारकों की कुल सांद्रता के बारे में बताता है। क्या बताता है, जितने सांद्रता उसकी भाग ली में अभिक्रिया करने में। जब अभिक्रिया का वेग ही नहीं माप सकते, जिस अभिक्रिया का वेग ही माप नहीं सकते, उसका हम क्या कर सकते हैं, जिस अभिक्रिया के पद का या किस अभिक्रिया के वेग नहीं नाप सकते उसका हम कोटि भी नहीं बता सकते। जिसका कोटि बताएंगे यानी इसका मतलब है उस पद का वो पद क्या होगा, मंद अभिक्रिया का पद होगा। किसका होगा, मंद अभिक्रिया का पद होगा। मान के चलते हैं कोई अभिक्रिया ए है या फिर कोई अभिक्रिया, मैं इसको अभी वो उसके दिखाऊंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन के रूप में लाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक अभिक्रिया तीव्र होती है, एक अभिक्रिया क्या होती है, मंद होती है। यदि एक ही पद में हो रही है, हो सकता है भाई मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ क्रियाविधि अभिक्रियाओं की पढ़ी होगी, तो क्या बताया कि एक अभिक्रिया एक ही पद में हो सकती है या एक से अधिक पदों में हो सकती है। तो अभिक्रिया के जो गति करने का तरीका है वो तीव्र भी हो सकता है और मंद भी हो सकता है। तो उस अभिक्रिया के पद में जो जो मंद अभिक्रिया का पद होगा वही पद आपका क्या कहलाएगा, उसी पद का आप कोटि बता सकते हो, अन्यथा उस अभिक्रिया के पद का कोटि नहीं बता सकते जिसका पद क्या होगा, तीव्र होगा। क्या होगा, जो अभिक्रिया तीव्र होगी उसका पद यानी उसका कोटि नहीं बता सकते हो। ठीक है, 3 बातें हो गई। चौथी बात यानी कि इन्होंने कहा, क्या बोला कि अभिक्रिया के पद का आप उन्हीं का ज्ञात कर सकते हो जिसका मंद अभिक्रिया का पद होगा। ठीक है, बातें समझ में आई। और बात कर सकते हैं कि भाई अभिक्रिया जो होती है, जो अभिक्रियाएं होती है वो कई पदों में हो सकती है। भाई हो सकती है कि नहीं, तो अभिक्रिया की कोटि होती है वो कई पदों में हो सकती है। तो चौथी बात लिख सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कई पदों में संपन्न हो सकती है, कई पदों में संपन्न हो सकती हैं। हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती हैं, कई पदों में संपन्न हो सकती हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे तो इस बात को फिर से वहीं पे प्रूव किया जाएगा कि किस तरीके से ये कई पदों में हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ गए, ये बातें हो गई। इसकी बातें कर लिए कि भाई अभिक्रिया के कुछ कोटि के महत्वपूर्ण बातें। अब आते हैं एक क्वेश्चन के साथ, क्या आते हैं, एक क्वेश्चन के साथ आते हैं भाई कि क्या क्या चीज़ें हो सकती, कैसे हम अभिक्रिया की कोटि निकाला जाए। यदि कोई वो क्वेश्चन बना के दे दे तो आप क्या अभिक्रिया की कोटि किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ये क्वेश्चन लिख लो भाई। क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया है कि एक आपके पास एक अभिक्रिया की कोटि, चलिए भाई अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए मैंने एक क्वेश्चन के लिए बोला था कि क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हो भाई, चलो क्वेश्चन लिख लो कि क्वेश्चन है क्या। कह रहा है कोई अभिक्रिया दिया हुआ, मान के चलो आपके पास क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, मैं दूसरे मार्कर से लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ आपके पास, कोई अभिकारक A2 दिया हुआ है, प्लस में क्या दिया हुआ, B2 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, B2। अब दोनों क्या किए, अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलो अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं, प्लस में क्या बना रहे हैं, D बना रहे हैं। जो भी बना रहे हैं आप उससे मतलब नहीं है, सॉरी AB बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 2AB, क्योंकि 2AB बना रहे हैं। ठीक है, 2AB बना रहे हैं। तो आपको जानते हो तो बोलेगा, तो बोल रहा है ये अभिक्रिया कई पदों में हो रही। क्या बोल रहा है, ये अभिक्रिया कह रहा है कि इस अभिक्रिया की, बोलेगा क्या, A2 दिया हुआ प्लस में B2 दिया हुआ, इस अभिक्रिया को बोला कि 2AB बना, तो इस अभिक्रिया का, तो इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कोटि ज्ञात कीजिए। समझ गए, क्या करना है, कोटि ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ गए, ज्ञात करना है, कीजिए। ठीक है, कब, जब नीचे दिया हुआ है कुछ बात की है, अभिक्रिया कई पदों में हो रही, पहली पद दे रहा है, इतने पहला पद दिया हुआ है। A2 जो है पहले क्या बनेगा, वो B के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ, B के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या बनाएगा, AB2 बनाएगा। क्या बनाएगा, A2B बनाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा पद दिया हुआ है कि कोई AB2 है, ये बोल रहा है कि B2 है वो टूट रहा है किसमें, B2 में टूट रहा है। ठीक है, फिर तीसरा पद दिया हुआ है इसके अंदर कि कोई मेरे पास अभिक्रिया है वो किसमें, 2B, या फिर ये AB, ऐसे कर सकते हैं इसको, 1 मिनट, हाँ AB है आपका, AB2 है, A2B प्लस B, ये टूट के बन रहा है क्या, AB बना रहा है। क्या बना रहा है, AB बना रहा है। ठीक है,
ये बात हुई ए बी बना रहा है। तो हम बात करते हैं भाई कि ये अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया का बोला है कि ये अभिक्रिया दिया हुआ है, बोला A2 है B2 है और 2AB बना रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए कोटि ज्ञात करती है कब, जब पहला पद दिया हुआ है A2 + B किस क्या बना रहा है, A2B बना रहा है। ये अभिक्रिया जो है वो मंद वेग से चल रही है। किस वेग से चल रही है, मंद वेग से चल रही है, मंद वेग से, ठीक है, दिया हुआ है इसके लिए। और बोलेगा कि आपको B2 जो है वो भी मंद है, क्या है, ये जो B2 है वो टूट रहा है किसके अंदर, B2 में, 2B में टूट रहा है। तो ये भी क्या है, मंद वेग से चल रहा है। किससे चल रहा है, मंद वेग से चल रहा है। तो हम बात करते भाई जो तीसरा है A2B प्लस में B और क्या बना रहा है, AB बना रहा है। ये बहुत ही तेज हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ही तेज काम कर रहा है, यानी तीव्र वेग से चल रहा है। किससे चल रहा है, तीव्र वेग से। तो आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, ये अभिक्रिया 3 पद में हो रही है। आप जानते हो कि तीव्र वेग से चल रहा है, यानी इसके अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। आप जानते हो अभिक्रिया का वेग नहीं निकाला जा सकता। जब अभिक्रिया का वेग नहीं निकाल सकते इसको भाग लेंगे नहीं, ये भाग लेगा नहीं। बात किसकी कर रहे हैं, जिसका मंद वेग होगा। किसका बात करेंगे, उस अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं जिसका मंद वेग होगा, यानी इसका मंद वेग है, इसका मंद वेग है, तो इसका हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। तो मैं लिखता हूं भाई, हल लिखता हूं इसका, क्वेश्चन का मैं आंसर लिखता हूं भाई, हल। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। कुछ लोग तो हो सकते कर लें, लेकिन कुछ लोग न कर पाए, वो देख ले भाई। कोशिश करना सब लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की, यदि ना हुआ तो फिर वीडियो आगे बढ़ा के देखना, फिर उसके बाद देखना, ठीक है। अपना हल चेक कर लेना भाई वीडियो में किस तरीके से किया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये पूछा है ये, तो मैं पहले की बात करूं, किसकी बात करूं, A2 की बात करूं। तो मैं अभिक्रिया लिख लूं A2 प्लस में B और क्या बना रहा है, A2B बना रहा है, ठीक है। ये मंद है तो यानी अभिक्रिया का वेग लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू क्या हो जाएगा, A2 मोलर सांद्रता A2 और मोलर सांद्रता B हो सकता है। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, आपका कुछ दिया नहीं तो मैं एक एक मान लेता हूँ, ठीक है। बात समझ में आई। मोलर सांद्रता A2 का और मोलर सांद्रता B का। तो आप जानते हो यहाँ पर सांद्रता किसकी दी हुई थी, मुझे सिर्फ दिया किसका था, B2 का दिया था। ये तो इसका मैकेनिज्म दिया हुआ, क्रिया विधि दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्रिया विधि दिया हुआ। लेकिन हमें शुरू में सांद्रता दिया किसका था, B2 का दिया था। यहाँ पर सांद्रता पर आ किसका आ रहा है, B का आ रहा है, जो कि हमें पता ही नहीं है भाई। B की सांद्रता हमें पता नहीं है, तो हम B की सांद्रता की बात करेंगे तो हम B की सांद्रता निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, B की सांद्रता निकाल लेते हैं। B की सांद्रता निकालने के लिए आप जानते हो साम्यावस्था पर यदि क्या है, सॉरी ये साम्यावस्था लगा लेना, यहाँ पर साम्यावस्था है, ठीक है, ये भी साम्यावस्था है, ठीक है। तो बात ध्यान रखना भाई, B की सांद्रता निकालनी है। अब ये B की सांद्रता यहाँ से निकाल सकते हो, ये साम्यावस्था है, जानते हो K बराबर क्या लिख सकते हो, ये दूसरे पद से मैं कह सकता हूँ, सेकंड पद से क्या बोल सकता हूँ, साम्यावस्था। यदि बोलेंगे कि साम्य बराबर, आप साम्यावस्था 11 में पढ़े हो, साम्यावस्था में है तो इसकी साम्यावस्था निकाल सकते हो। क्या होता है, इसकी मोलर सांद्रता और जो इसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका पावर हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा, मोलर सांद्रता B उसके पावर 2 हो जाएगा। जो इसके आगे वाला अणुओं की संख्या वो पावर चली जाती है, पावर हो गया, बटे उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता होती है, यही होती है। कुल उत्पादों की सांद्रता बटे कुल अभिकारकों की सांद्रता होती है, वही उसकी साम्यावस्था पर K की वैल्यू होती है कि नहीं, साम्य स्थिरांक जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोलर सांद्रता B2 हो जाएगा। तो मैं B2 की मोलर सांद्रता निकाल लूँ, इसको इधर भेज दूँ, भेज सकता हूँ भाई, बिल्कुल भेज सकते हैं आप, भेज सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, देखो इस चीज़ को बदल सकते हैं। क्या कहेंगे, B2 मोलर सांद्रता B2 क्या हो जाएगा, B सांद्रता पावर 2 अपान क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, K साम्य हो जाएगा, K साम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, K साम्य हो जाएगा, समझ गए, K साम्य हो गया। तो आगे दिख रहा है यहाँ तक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ B2 की सांद्रता बटे बराबर B किसकी निकालना है आपको, सॉरी 1 मिनट उल्टा कर दिया मैंने, ध्यान रखना इस बात को। क्या हो गया भाई, उल्टा हो गया। हमें निकालना किसकी थी, B की सांद्रता निकालनी थी। किसकी निकालनी थी, B की। तो इसको मैं इधर भेज दूँ, B की सांद्रता निकालनी है भाई ना, तो मैं B को इधर भेज दूँ तो क्या कर सकता हूँ, B2 की सांद्रता पावर बराबर, इसको इधर भेज दूंगा, गुणा हो जाएगा, तो K साम्य इनटू क्या हो जाएगा, B की सांद्रता। इसकी दिया हुआ तो इसका पद आ गया तो मुझे अच्छा है, ये क्या है, अच्छा पद है, अच्छा बोला जाएगा, ठीक है। यदि इसका पद आ गया तो अच्छा है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है, K की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। B की नहीं पता था, मैं इसी का निकाल लिया हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, B की बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटाते हैं, पावर हटाते हैं, अंडर रूट में आ जाएंगे सभी, अंडर रूट में आएगा तो K साम्य इंटू
मोलर सांद्रता B2 की हो जाएगी मोलर सांद्रता B2 की हो जाएगी। तो मैं इधर लिखता हूँ इस चीज़ को, मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ भाई, देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, ठीक है। बी की सांद्रता निकल गई। अब बी की सांद्रता मैं समीकरण, इसको मान लो समीकरण क्या मानते हो, 1 मान लो, क्या मान लो, 1 मान लो। बी की सांद्रता 1 में रखने पर क्या कहेंगे, समीकरण 1 में बी की सांद्रता रखने पर, बी की सांद्रता रखने पर कह सकते हैं, बी की सांद्रता रखने पर। अब इसकी सांद्रता रखो भाई, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता यहाँ से रख लो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के साम्य इंटू B2 की सांद्रता। B2 की सांद्रता अच्छी से पता है आपको, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट के साम्य, अलग अलग मैं कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ, इंटू ए की सांद्रता। अब मैं अंडर रूट B2 आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट B2 आएगा। तो अंडर रूट B2 को क्या लिख सकते हो, B की सांद्रता पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट क्या आएगा, देख लो इधर फिर से B2 की सांद्रता आ जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मोलर सांद्रता B2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप जानते हो मैथ पढ़ते हो इतना, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो अब क्या होगा भाई, K सामने हो गया। मैं कह सकता हूँ ये जो K इंटू के सामने आया हुआ है अंडर रूट में, मैं इसको एक नया स्थिरांक की वैल्यू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये एक नया स्थिरांक है और R = K डैश लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ K डैश लिख दिया मैंने, इंटू लिख सकता हूँ A की सांद्रता, A2 की सांद्रता इंटू B2 की सांद्रता के पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि अब देखो आपका एक नया समीकरण आ गया, क्या आ गया, वेग स्थिरांक का एक नया समीकरण आ गया। अब इसको देख के आप पावर देख के बता सकते हो, घात देख के बता सकते हो किस कोटि की है। अब मैं बोलूंगा, कहते क्या है, अभिकारकों की कुल सांद्रता की संख्या, यही बोलते हो। अभिकारक एक की सांद्रता कुल कितनी है, पावर में कितना है, 1 है, कितना है, कोटि बराबर क्या हो जाएगा, कोटि बराबर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है। मान के चलते भाई कुछ नहीं होता तो एक पावर होती है, 1 प्लस में इसकी पावर कितनी है, हाफ है, क्या है, हाफ है, और जोड़ोगे तो 1.5 आएगा, क्या आएगा, 1.5। यानी कि ये अभिक्रिया जो दिया हुआ था, ये अभिक्रिया दिया हुआ था, इसकी कोटि कितनी है, 1.5 है, क्या है, 1.5 है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, सीधी सी बात है भाई, 1.5 है। क्यों आया, क्योंकि देख लो फिर से समझ जाओ इसको, ये दिया हुआ था, इसका क्या दिया हुआ था, पद दिया हुआ था, इसमें से इसको मैंने इसको लिखा पहले पद से, मैं ये क्या मंद अभिक्रिया है, ये भी मंद अभिक्रिया, इनका भी निकाल सकते हैं, इनका भी निकाल सकते हैं। हम पहले पद से निकालते हैं, पहले पद से निकाला मैंने, ये आया। अब बी की सांद्रता आपको पता ही नहीं थी, तो बी की सांद्रता यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि साम्य पे है, साम्य पे होने का मतलब क्या है, के डैश, के साम्य की वैल्यू निकाल सकते हो। के साम्य बराबर क्या होता है, उत्पाद की कुल सांद्रता, उत्पाद की कुल सांद्रता, सांद्रता लिखने के लिए पावर 2 कर देते, जो उसकी पावर में होती है, ठीक है। आगे जो होता है उसको पावर में ला देते, एक बी की सांद्रता बटे B2 की सांद्रता हो गया। यहाँ से बी की सांद्रता निकल गई, ये आया, मैंने बी की सांद्रता समीकरण 1 में रख दिया, मैंने रख दिया, और वैल्यू आ गई, के कोटि की वैल्यू कितना आ गई, 1.5। ये था आपके कोटि। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का कि इस तरीके से ही निकालोगे आप लोग कोटि, ठीक है। यदि पूछ रहा है, यदि बोल रहा है, तो आप इसको कर सकते हो। तो बात करते हैं भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट बातें चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे काम करते हैं, वो है आपकी आणविकता। यदि कोई अभिक्रिया दिया हुआ है तो उसकी आणविकता क्या होगी और वो उसे कैसे निकाला जाएगा, क्या कहेंगे, क्या होती है और उसे कैसे निकाला जाता है, उसकी बात करते हैं। तो आणविकता की बात कर लो भाई, आणविकता की बात करो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर बताओ। क्या करो, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर बताओ। तो सबसे सिंपल सी बात है, ये नंबर 2 नंबर 3 नंबर में पूछा है और सबसे आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है कि आप एक बार समझ गए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, समझ गए आप, एक बार समझ जाओगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, फटाक से कर जाओगे भाई, फटाक से उनके लिख जाओगे, आंसर लिख जाओगे। ये समझो हलवे है, और फ्री के नंबर दे रहा है बोर्ड, क्या कर रहा है, फ्री के नंबर दे रहा है आपको। देखो भाई, देखो इधर, अब बात लिखते हैं अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता,
ठीक है, इसे बोलते हैं रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझ गए बातें? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन या आणविकता बात करेंगे। तो आणविकता क्या होती है पहले एक समझ जाओ कि किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, बात समझ लेना, किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहेंगे? अभिकारकों की कुल संख्या, अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। बात को ध्यान से समझना भाई, क्या बोला गया है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। मैं सीधे सिंपल वहां पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे बोल रहा हूं, लिख लेना तुम लोग, ठीक है भाई, आप लोग लिख लेना। अब क्या करते हैं, बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल पे आ जाता हूं। क्या करता हूं? एग्जाम्पल पे आ जाता हूं भाई। NH4 है या फिर कोई भी बात कर लो, बात कर लेते हैं N2 है, क्या है? N2 है, प्लस में H2 है, और आपकी बात कर लेते हैं किसकी? क्या बनाया? NH3 बनाया हुआ अमोनिया बनाया हुआ हाइब्रिड से बना था ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस का। बैलेंस है? नहीं है बैलेंस। क्या करेंगे? यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, नाइट्रोजन बराबर, यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन बराबर हो गए। क्या बोला गया? परिभाषा ध्यान से सुनना है। क्या बोला गया है? किसी अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया के, किसी संतुलित अभिक्रिया के अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या। अभिकारक कौन कौन से? नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन है, N2 है, और इसके अणुओं की कुल संख्या कितनी है? जो इसके आगे की वैल्यू रहती है, जो बात को ध्यान रखना भाई, जो आगे की वैल्यू रहती है, किसकी वैल्यू रहती है? आगे की वैल्यू रहती है, वही क्या कहलाती है? उसकी अणुओं की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अणुओं की संख्या। और इसके आगे की वैल्यू क्या है? ये है। बात समझ गए? अणु के आगे की जितनी भी वैल्यू रहेगी वही उसकी अणुओं की संख्या। इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। यदि किसी की वैल्यू में कुछ नहीं लिखा हुआ यानी गुणा 1 है, गुणा क्या है? 1 है। तो बात को ध्यान रखना। तो इसके अणुओं की संख्या कितनी कुल है? 1 है, 1 अणु है। यदि मैं बात करूं किसकी? हाइड्रोजन अणु की बात करूं तो कितने अणु हैं? 3 है। तो क्या बोला गया? कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या यानी प्लस कर देंगे और निकाल देंगे, कितना आएगा? 2, 3, 1, 4, यानी कुल अणु कितने हैं? इस अभिक्रिया की आणविकता कितने में पूछ दूं? इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 4 है। क्या है? 4 है। बात समझ में आई? बात समझ गए आप लोग, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता 4 है। इस तरीके से निकाल सकते हो भाई कि किसी की आणविकता क्या होती है, क्या नहीं होती है। मैं बात करता हूं भाई एक नेक्स्ट अभिक्रिया की। किसकी बात करता हूं? नेक्स्ट अभिक्रिया की। लिख लो भाई, कोई भी अभिक्रिया लिख लो। जैसे आपका NH3 है या फिर NH3 है, इससे क्या मिलाते हो? HCl मिलाते हो। क्या मिलाते हो? HCl मिलाते हो। क्या बन जाता है आपका? क्या बनता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनिया को मिलाया आपने, HCl डाला और क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बना। अमोनियम क्लोराइड बना। मैं पूछ सकता हूं भाई इस अभिक्रिया में क्या बोलेंगे? अब इस अभिक्रिया का आणविकता कितनी है? बात करते हैं इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। तो आणविकता कितनी है भाई? आणविकता कितनी है आप जानते हो। अभिक्रिया को पहले बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? पहले अभिक्रिया को बैलेंस यानी संतुलित करेंगे। अब देखो अब क्या संतुलित है, पहले देख लो। नाइट्रोजन 1 है, बराबर है। हाइड्रोजन बराबर है। क्लोरीन बराबर है। बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बराबर है। आपने 10 में पढ़ा होगा बैलेंसिंग करने के लिए। तो क्या करते हैं? अभिक्रिया बैलेंस है तो यानी कि इस अभिक्रिया में कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे मुझे क्या देखना है? अणुओं की संख्या देखना है। यदि मैं पूछूं अमोनिया के कितने अणु हैं? अमोनिया के कितने अणु हैं? 1 है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 1 है। अब मैं बात करूं HCl की, तो HCl के कितने अणु हैं? HCl के कितने अणु हैं? 1 हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? कुछ नहीं दिखाई, यानी 1 का गुणा है, यानी 1 है आगे, इसके भी 1 आगे है। बात समझ में आई? दोनों को जोड़ दो। क्या करो? दोनों को जोड़ दो। क्या आएगा भाई? 1 1 को कितना होता है? 2, यानी इसकी आणविकता कितनी होगी? लिख लेंगे भाई आणविकता। क्या लिखते हैं? आणविकता। आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है। बात समझ गए? इस तरीके से हम लिख सकते हैं भाई इस अभिक्रिया की आणविकता, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, ठीक है। बात करते हैं एक नेक्स्ट अभिक्रिया की, नेक्स्ट एग्जाम्पल की। आप इस तरीके से निकाल सकते हो भाई, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल, जितनी भी अभिक्रियाएं दिख रही हैं आपको सबको अब आणविकता निकाल लेना। अब क्या करना? अभिक्रिया की आणविकता निकाल लेना। क्या है? अब भाई कोई HI है आपके पास, क्या है? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसको आपने कुछ किया, गर्म किया, फिर अपने अभिक्रिया कराया, क्या बना? ये अपने आयनों में, सॉरी अपने अणुओं में टूट गया। H2 प्लस में
I2 के रूप में, अपने अणुओं में टूट गया, हाइड्रोजन और आयोडीन के रूप में टूट गया। तो क्या कहेंगे, इसकी आणविकता कितनी है? तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। क्या कहेंगे, क्या इसकी आणविकता 1 है? क्या जो दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है 1 है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहोगे भाई, कहोगे एकदम बिल्कुल है नहीं, सरासर गलत बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हो। मैं गलत बोल रहा हूँ, क्यों गलत बोल रहा हूँ भाई? कि पहले बात आपने बताई थी कि कहोगे भाई क्यों गलत बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, क्या बोला गया कि इसको पहले हम करेंगे संतुलित। क्या करेंगे, पहला काम होता है स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको एक एक चलना है काम। क्या करना है, संतुलित करना है। पहले इसको संतुलित करोगे, फिर उसके बाद देन बताओगे कि ये क्या चीजें इसके अंदर है। तो पहले करते हैं संतुलित। क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जानते हैं हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, बराबर करना है। आयोडीन 1 है, वहां पे 2 करना है, दोनों को 2 करना है, इधर 2 से गुणा कर दिए, बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर। अब कोई पूछेगा आणविकता कितनी है, तो आप कहोगे बता लेंगे भाई। अब लो भैया मुझसे पूछ लो, अब मैं पूछूं अभिकारक कौन है इसके अंदर, इसको ना बता लेना ना, 1 + 1 2 होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिकारक कौन सा है, ये वाला है, अभिकारक ये है। तो अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या कितनी है, HI के कुल अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। कितने हैं, 2 हैं, और एक ही कारक है, तो बात करेंगे 2, यानी इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी आणविकता, क्या हो जाएगी भाई, आणविकता 2 हो जाएगी। आणविकता समझ गए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो भाई, किसी की आणविकता किस तरीके से निकाली जाती है, क्या होता है, क्या कर सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हो। यदि मैं ऐसे एग्जाम्पल एक बात करूं, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं भाई, आपके पास फेरिक क्लोराइड है। क्या है, फेरिक क्लोराइड है। बात ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ फेरिक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, FeCl3 होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ SnCl2 है आपके पास, दोनों की अभिक्रिया कराया मैंने, क्या बन गया आपके पास, क्या बना भाई, आपके पास क्या बना, ये क्या बना, आपके पास बना फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड का सूत्र क्या होता है भाई, FeCl2 होता है। क्या होता है, FeCl2 होता है। अब क्या बन गया, SnCl4 बन गया। ये क्या बन गया, SnCl4 बन गया। अब मैं पूछ सकता हूं भाई इसकी आणविकता कितनी है, क्या है इसकी आणविकता कितनी है। तो पहले आप कहोगे भैया इसको करो आप बैलेंस, क्या करो पहले बैलेंस। यदि बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, बता लेंगे। यदि बैलेंस नहीं है तो दिक्कत होगी, बताने में बिल्कुल होगी। पहले देखते हैं बैलेंस है या नहीं है, देख लेते भाई। आयरन कितना, 1 है, 1 है, बराबर है। क्लोरीन 3 2 5, कितना है इधर, 4 2 6, बराबर है, नहीं बिल्कुल नहीं बराबर है। अब भाई H3 कितना, 1 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन को बराबर करना है, तो क्लोरीन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, इधर कम है, 3 2 5 है, क्या करेंगे, क्लोरीन को बराबर करने के लिए बढ़ा देते हैं क्लोरीन को। यदि मैं इधर कितना कर देता हूँ, क्या करेंगे, क्लोरीन को गुणा कर देते हैं। गुणा करने की भाग विधि जानते हो, क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए बात करते हैं भाई, क्या करेंगे, 3 दूनी 6, यदि कितना है, ये कितना है, 4 2 6 है, 4 2 6, इसको भी क्या करना है, 6 करना है भाई। क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते, 3 दूनी 6 हो गया, 6 2 8 हो गया। इसको भी 8 करना है तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर दो भाई, 2 दूनी 4, 4 2 4 4 8 हो गया, इधर 4 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया, बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। अब बात कर लेते हैं, आयरन भी बराबर है, बराबर है। अब बात कर लेते हैं भाई इसको बैलेंस करने के लिए, क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए बात करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए हो गया, आपकी बैलेंसिंग हो गया। मैं पूछूं आणविकता कितनी है, तो आप क्या देखोगे, अभिकारक देखोगे। अभिकारक कौन सा है, ये है, ना कि ये है। ये आपको क्या है, उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है। और ये क्या है आपका, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। तो उसको बात को ध्यान रखना भाई, अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या चाहिए। यहाँ पे अभिकारक के अणु की कितनी है, 2 है। अब इसकी कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो मैं बोलूँगा FeCl3 का कितने अणु है, 2 हैं। यदि मैं बोलूँ SnCl2 की मैं बात करूँ, कितना है, 1 है। दोनों को जोड़ दो, क्या करो, दोनों को जोड़ दो, 2 1 3, यानी कि इसकी आणविकता कितनी होगी, इस अभिक्रिया की आणविकता, मैं इस अभिक्रिया की आणविकता की बात करूं तो कितनी होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। इस तरीके से आप किसी भी अभिक्रिया की आणविकता निकाल सकते हो भाई, बता सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आणविकता आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, आणविकता हो गई आपकी, आणविकता इसकी 3 होती है, ठीक है। आणविकता हो गई तो एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से पूछता है आपके एग्जाम में कि आणविकता और कोटि में अंतर क्या है। क्या है, आपने पढ़ा भाई, आणविकता और कोटि एक जैसी नहीं लग रही है आपको, लग रही है ना कि ये भाई
अणुओं की संख्या बता रही है, वो भी अणुओं की संख्या ही कुछ इसी टाइप का था, सांद्रताओं की संख्या होती थी, जितने अणु उसमें भाग लेते थे, ठीक है, अभिक्रिया के वेग में भाग लेते थे। तो अभिक्रिया के वेग में जो भाग लेते थे उसी को कोटि कहते थे। यहाँ पे अणु क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसकी बात करेगा। किसकी बात करेगा, अभिक्रिया के भाग। तो एक ही जैसा कुछ लग रहा है, तो हम कहेंगे भैया एक क्वेश्चन आता है बड़े अच्छे से इसका 2 नंबर में कि आपकी भाई आणविकता और किसी भी अभिक्रिया के आणविकता और कोटि में संबंध, या फिर संबंध पूछता है या फिर अंतर पूछता है। क्या पूछता है, 2 तरीके से पूछता है। संबंध बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, अंतर बताना। तो क्या करेंगे भाई, अंतर लिखने का आप एक तरीका सिंपल सा जानते हो कि यदि आप लिखना हो अंतर तो क्या करते हैं, अपने कॉपी के बीच में एक लाइन खींचते। क्या करते हैं, एक लाइन खींचते। पहले हेडिंग डाल लो भाई आप लोग, क्या करो आप लोग, हेडिंग डाल लो। क्या लिखना है आपको, लिखना है आपको अभिक्रिया की आणविकता और अंतर। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। क्या लिखना है, अंतर दिखाना भाई कि अंतर क्या क्या है उनमें, कोटि और अभिक्रिया के कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो आओ भाई ख़त्म करते हैं, इस बात को ख़त्म करते हैं, चुटकियों में ख़त्म करते हैं भाई, चुटकी में ख़त्म करेंगे। क्या कहेंगे भाई, एक लाइन खींच लिया, अंतर लिखने का सबसे आसान तरीका और अंतर लिखे, एक तरफ आणविकता लिख लो, यहाँ अभिक्रिया की कोटि लिख लो। क्या लिखो, अभिक्रिया की कोटि लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी साइड में हम लिख लेते हैं अभिक्रिया की, क्या लिखते हैं भाई, अभिक्रिया की आणविकता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आणविकता लिखते हैं, ठीक है। आणविकता लिख लेते हैं भाई, ऐसे लिख लिया। अब पहली पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखते हैं भाई, आणविकता क्या होती है, यह एक प्रायोगिक मान है। क्या है, यह एक, लिख लेंगे, यह एक प्रायोगिक मान है। क्या है, प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है, ठीक है, प्रायोगिक मान है। बात समझ में आई, ये एक प्रायोगिक मान है। और ये क्या होता है, अभिक्रिया को देख के बताई जा सकती है। क्या कर सकते हैं, इससे अभिक्रिया को देख के बताया नहीं जा सकता है, इससे अभिक्रिया को देख के बताया जा सकता है। तो कह सकते हैं यह एक संख्यात्मक मान है। क्या है, या सैद्धांतिक मान कह सकते हैं, शब्द सही है। क्या है, यह एक सैद्धांतिक मान है। बात समझ में आई, क्या नहीं कि एक थ्योरेटिकल चीज़ है। क्या है, इंग्लिश में कहेंगे तो थ्योरेटिकल चीज़ है। आप अभिक्रिया को देखोगे, अभिक्रिया की समीकरण लिखोगे और बता दोगे भैया इसका इतना था, बता सकते थे। अभी पीछे मैंने यही निकाल के बताया था, लेकिन इसमें आप बता नहीं सकते, इसमें आप प्रयोग करोगे तभी बताओगे भैया ये क्या थी कोटि, इसकी 0 थी, 1 थी, हाफ थी या 1.5 थी, जितना भी होगी वो उससे देख के बताओगे, ठीक है। दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरी पॉइंट क्या कहता है, यह एक, इसका मात्रक क्या होता है, इसका अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक होता है, नहीं, क्योंकि ये संख्यात्मक है। ये इसका मात्रक होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये अंतर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं लिख सकते भाई। दूसरी लिखते, क्या लिखेंगे, यह क्या करता है, यह किसी के, क्या बताता है, यह किसी की सांद्रता पे निर्भर करता है। यानी कि ये अभिक्रिया के, क्या कहेंगे, यह अभिक्रिया के या अभिक्रिया के वेग वह क्या करता है, अभिकारक की सांद्रता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, अभिक्रिया के वेग और अभिकारक के किसके बारे में बताता है, सांद्रता के बारे में संबंध दिखाता है। सांद्रता के बीच संबंध स्थापित करता है। संबंध क्या करता है, स्थापित करता है। क्या करता है, स्थापित करता है। समझ गए, ये क्या करता है, स्थापित करता है। ये इसमें क्या होता है, इसकी बात मैं बात करूं, इसमें बात करूं मैं, तो ये क्या बताता है, संबंध स्थापित करता है। क्या अभिक्रिया के वेग से, अभिकारक का, बिल्कुल नहीं करता है। ये क्या करता है, सिर्फ अभिकारक की, क्या अणुओं की संख्या बताता है। क्या करता है, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बताता है।
अणुओं की या आयनों की, जितने भी रहेंगे, अणु रहेंगे, परमाणु रहेंगे, जो भी रहेंगे, आयन रहेंगे, उनके अणुओं की क्या बताएगा, संख्या बताता है, संख्या बताती है, बताता, समझ गया क्या करता है, संख्या बताता है। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट बात करते हैं क्या कहता है ये, नेक्स्ट की बात करते हैं, बात समझ में आई क्या बोला गया है, ये अणुओं की संख्या, जिसमें आपको दिखाया गया था, वहाँ पे बताया गया था कि भैया ये क्या होता है, ये अभिकारक के सिर्फ अणु के बारे में, एक अणु, दो अणु, तीन अणु भाग ले ले, बस इसके बारे में। ये क्या कहता था, अभिकारक के अणु क्या करता, अभिकारक के अणु की सांद्रता और अभिकारक के वेग दोनों लिखते थे, तब बताते थे कि उसका क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो कोटि होती है वो क्या होती है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद में भी हो सकती है, हो सकती है, जितने भी मंद पद होंगे सभी के अंदर होगी कोटि, होगी कि नहीं, सभी का सम होगा। यानी कह सकते हैं यह नियम क्या कर देगा, यह नियम क्या होगा, एक पद, द्विपद, एक पद, द्विपद, और क्या कह सकते हैं, त्रिपद, चार पद, पांच पद, जितने भी पद सभी, यानी कि एक के बाद जितने भी आते हैं उसे जटिल बोलते हैं। जब एक या एक पद हो गए तो उसे एक पद बोलेंगे, या फिर एक से जब ज़्यादा पद होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जटिल पद या जटिल अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई, जटिल अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एक से अधिक उसके अंदर पद है। जैसे वहाँ पर B2 का एग्जाम्पल दिया हुआ था, मैंने क्वेश्चन भी कराया था, उसमें बताया था एक से अधिक पदों में अभिक्रिया पूर्ण हो रही थी, यानी कि वहाँ पर वो जटिल पद थे। ठीक है, बात समझ में आई, यानी कि ये जटिल पद पे लागू होता है। क्या होता है, एक पद, दो पद या जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होता है। क्या होता है, जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होता है, बात समझ में आई, लागू होता है। ठीक है, दूसरी बात करते, इधर बात कर लेते भाई, इधर बात करते तो यह क्या होता है, यह सिर्फ और सिर्फ केवल प्रारंभिक पद पे निर्भर करता है। किस पे करता है, प्रारंभिक पद जो होता है उसी पे निर्भर करता है, यानी कि अभिकारक के ध्यान रखना भाई, अभिकारक के प्रारंभिक पद पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है, बात समझ गए, ये क्या करता है, प्रारंभिक पद पर ही निर्भर करता है। ये क्या करता है, सभी पद, एक पद, दो पद, तीन पद, बस स्लो क्या होने चाहिए, स्लो यानी कि मंद अभिक्रिया होनी चाहिए, बाकी जितने पद, एक पद, चार पद, पांच पद, जितने भी पद आ गए सभी की बात कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आई। एक सबसे बड़ा इसका डिफरेंट होता है, उसको ध्यान से देख लेना भाई, लास्ट है ये इसका मतलब चार इसके अंदर होते हैं, इसमें का ये लास्ट है, इसकी बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा होता है। जो कोटि होती है वो शून्य हो सकती है, क्या होती है, कोटि शून्य हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, यानी कि पूर्णांक हो सकती है। कुल मिला के क्या कह सकते हैं, पूर्णांक हो सकती है, उसके साथ क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे आपने निकाला था 1.5 यानी भिन्नात्मक है, या फिर दशमलव कह सकते हैं, तो कहेंगे कि कोटि पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी होती है। क्या होती है, भिन्नात्मक भी होती है, समझ गया क्या होती है, भिन्नात्मक भी होती है। यदि मैं बात करूं किसकी, मैं बात करता हूं इसके, अब मैं बात कर लेता हूं उसमें आणविकता में, तो क्या आणविकता भिन्नात्मक होती है, अब मैं पूछूंगा आणविकता भिन्नात्मक होती है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, मैंने एग्जांपल दिखाया तो वहां पे भिन्नात्मक कोई ऐसी चीज आई थी नहीं, या फिर हो सकता है एक अणु ले लो या फिर दो ले लो। अभी कभी आपने सुना है कि 0.5 अणु ले लो, कभी सुना है क्या, नहीं सुना है ना, यानी कि वो 0.5 अणु नहीं ले सकते आप लोग, सिर्फ लोगे तो एक अणु लोगे, 1 मोल ले सकते हो, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल ले सकते हो, यही ले सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप लोग एक अणु ले सकते हो, नाइट्रोजन के 2 अणु, अब ऐसा तो है नहीं कि नाइट्रोजन को तोड़ के 2 बार आधा आधा कर लो, आधा आधा अणु कर लो, ऐसा तो होगा नहीं, वो टूटेगा तो या परमाणु में टूटेगा, तो परमाणु अलग चीज़ है, यहाँ पे अणुओं की बात कर रहा है। तो अणु क्या कर सकते हैं, एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, यानी कि यह क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या होगा, बात समझ में आई। क्या शून्य भी हो सकती है कोटि, क्या सॉरी
क्या अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है? मैं पूछ सकता हूं अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है? आप कहोगे, क्या कहोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। क्यों? क्योंकि जब आप शून्य ले लोगे यानी कि वो अणु है ही नहीं। जब वो अणु है नहीं तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, यानी आणविकता कोई नाम की चीजें नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि आणविकता होने के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे होनी चाहिए अणुओं की संख्या। ठीक है, तो यानी शून्य, आणविकता शून्य कभी भी नहीं हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं, एक बात लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं आणविकता, क्या कह सकते हैं, आणविकता जो होती है, आणविकता होती है वो शून्य के बराबर नहीं हो सकती, शून्य के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप, मैं कह दूँ, अब जैसे एग्जांपल मैं दिखा दूँ, N2 था, H2 था, आप कह दो मैं ये क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। यही मैं कहूँ ये शून्य था, ये अणु शून्य था, यानी कि मतलब क्या हुआ, ये अणु था ही नहीं वहाँ पे। शून्य होने के बाद शून्य, खत्म, कुछ नहीं है, ये हो गया क्या आपका शून्य, खत्म हो गया, खत्म हो गया। जब तो हाइड्रोजन बचा तो नाइट्रोजन है नहीं, तो अभिक्रिया करेगा कहाँ से? अभिक्रिया क्या आएगी क्या? अब वो अपने साथ तो आएगी नहीं। आपने दाल चावल खा रहे हो, पता चला दाल चावल खा रहे हो, क्या आप सोचो कि उसके अंदर कुछ और नई चीज आ जाए, गुलाब जामुन आ जाए, तो क्या आ सकती है? क्या बिल्कुल नहीं आ सकती। जब गुलाब जामुन था ही नहीं तो आएगा कहाँ से यार? तो इसका मतलब ये चीजें नहीं हो सकती, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ में आई। आज का लेक्चर जो है, चौथा लेक्चर है आपके रासायनिक बलगतिकी का चौथा लेक्चर है, और उसमें बताया गया आपको अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताया गया है। यहाँ तक ये आपका इस लेक्चर का लास्ट है। ठीक है, और आपको हम उम्मीद करते भाई आप देख रहे होंगे, तो बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।